हाय गाइज, हाउ आर यू? आई होप सब बढ़िया होंगे और सबकी अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कौन सा टॉपिक? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। और पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? श्वसन क्या होता है, उच्छ्वसन, निःश्वसन, एक श्वास का क्या मतलब होता है, एक पूरा क्राइटेरिया देखा था, कैसे श्वसन करते हैं, कैसे सांस बाहर निकालते हैं। ठीक है, आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कि श्वसन में क्या क्या सम्मिलित होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, ह्यूमन के संदर्भ में रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या सम्मिलित होता है, कहने का तात्पर्य है कि जो एयर है उस एयर का क्या पासेज होता है, क्या मार्ग होता है, वो देखेंगे। सबसे पहले बाहरी इन्वायरमेंट से हवा है वो नाक के द्वारा प्रवेश करती है। सबसे पहले आता है नासल पासेज। नासल पासेज के बाद में एयर जाती है कैविटी में। कैविटी में जाने के बाद में एयर कहाँ पे जाती है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से एयर जाती है लैरिंग्स एंड ट्रेकिया में। एंड देन ब्रोंक्यूल से होती हुई एयर कहाँ पहुँच जाती है? लंग्स में। ये एयर का पासेज होता है, यानी नाक के द्वारा एयर प्रवेश करती है। नासा मार्ग में ये जो वायु जाती है, नासा मार्ग के बाद में नासा गुहा में, एंड देन ग्रसनी में। फेरिंग्स को ग्रसनी कहा जाता है। ग्रसनी के बाद में लैरिंग्स और ट्रेकिया श्वास नली में वायु जाती है। श्वास नली आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है और लंग्स यानी फेफड़ों में हवा चली जाती है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए, ये तो एक हवा का पाथ होता है, क्वेश्चन में दे दिया जाए कि श्वसन तंत्र में क्या सम्मिलित होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है। अगर इनमें से आ जाए ऑप्शन में एक या दो, दूसरा कोई सा भी अगर नाम आ जाए, एक दो तीन नाम आ जाए तो वो तो होंगे ही होंगे। लेकिन इनके अलावा डायफ्राम, एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या होता है, क्या वर्क करता है, आगे डिस्कस करेंगे। ये भी श्वसन तंत्र में सम्मिलित होता है। एंड देन पेशियाँ सम्मिलित होती हैं। अंतः प्रसूप पेशियाँ और बाह्य प्रसूप पेशियाँ हैं वो सम्मिलित होती हैं इसमें, जो है वो किसमें? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये गति करती है, मूवमेंट करती हैं, जिससे श्वसन अंदर लेते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नासल पासेज पे कैसे एयर जाती है, क्या इनमें क्या और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। नासल पासेज में जो वायु है वो इन्वायरमेंट से सबसे पहले वायु नासल पासेज से ही जाती है। लेकिन जो आपका नासल पासेज में दो नासा छिद्र प्रेजेंट होते हैं। दो नासा छिद्र हैं और हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आप देख भी सकते हो, दो नासा छिद्र प्रेजेंट होते हैं। एंड दोनों नासा छिद्र एक सेप्टम के द्वारा पृथक होते हैं। दोनों नासा छिद्र आपस में अलग अलग होते हैं। और किसके द्वारा अलग होते हैं? सेप्टम के द्वारा है वो। सेप्टम के द्वारा दोनों नासा छिद्र आपस में अलग अलग होते हैं। नासल पासेज में होता ये है कि जो बाहर से वायु जा रही है उस वायु को फिल्टर किया जाता है। नासल पासेज में वायु का निस्यंदन होता है। वायु का निस्यंदन होता है यानी कि निस्यंदन होता है। निस्यंदन हाँ, यानी वायु को फिल्टर किया जाता है। वायु का निस्यंदन होता है या वायु को फिल्टर किया जाता है। अब फिल्टर कैसे होती है वायु? क्योंकि जो नासल पासेज होता है उसमें एयर पर वो छोटे छोटे महीन हेयर प्रेजेंट होते हैं, बाल प्रेजेंट होते हैं। अब बाहर से अब वायु के साथ में अपशिष्ट कोई मॉलिक्यूल चला गया हो, पार्टिकल चला गया हो, डस्ट चली गई हो, तो उसको उन बालों के द्वारा वहीं पे ट्रैप कर लिया जाता है, वहीं पे रोक लिया जाता है। ये होता है फिल्टर में। इस हिसाब से वायु का एयर को फिल्टर किया जाता है बालों के द्वारा।
लेकिन जो हेयर होते हैं, पतले हेयर होते हैं, उनसे काम नहीं चलता है। होता है कि नासल पासेज में जो छिद्र, जो ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ग्रंथि प्रेजेंट होती हैं और उन ग्रंथि से श्लेष्मा का सिक्रेशन होता है। वो श्लेष्मा क्या काम करती है, जो बाहर से डस्ट चली गई है, अनवांटेड जो पार्टिकल चले गए हैं, उनको श्लेष्मा का सिक्रेशन करती है। इट मीन श्लेष्मा चिपचिपा होगा, उनको चिपका कर रखेगी। जो हेयर है, हेयर और श्लेष्मा दोनों इस कार्य में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देन नासल पासेज आगे खुलती है किसमें, नासल कैविटी में, नासल गुहा में। और नासल गुहा से एयर होती हुई किस में जाती है, नासल गुहा पीछे की ओर किस में खुलती है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फेरिंग्स होता ये है, फेरिंग्स में जो एयर है, एयर और जो आपका एयर का और फूड का कॉमन पाथ होता है। एयर एंड जो फूड होता है उसका कॉमन पाथ होता है कौन, फेरिंग्स कॉमन पाथ होता है। कई बार एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कई बार हमें छींक आती है ना, छींक आती है। और छींक क्यों आती है, होता ही है कि जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, वो डस्ट के पार्टिकल इस नासल कैविटी को, नासा गुहा को पार कर जाते हैं। तो वायु के साथ में इस नासा गुहा को पार करके चलेंगे, इट मीन्स ये लंग्स में पहुंच जाएंगे, तो ये हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करेंगे। हो सकता है कोई बैक्टीरिया, वायरस ये भी हो जो कोई बीमारी पैदा कर दे। तो इसका ये होता है कि जो नासा गुहा में इसकी जो परत होती है, नासा गुहा की, उस परत को जो पार्टिकल होते हैं, जो डस्ट होती है, जो वोट एवर पोलन ग्रेन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो उसको जो है वो उस जो परत होती है उसको वो एक तरह से क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं। वहाँ पे चले जाते हैं तो परत है वो नासा गुहा की, वो उत्तेजित हो जाती है। उत्तेजित होने से होता है कि हमें छींक आती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल होते हैं वो बाहर की ओर आ जाते हैं, अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। छींक का एडवांटेजेस होता है, ये अच्छी होती है जब उस सिचुएशन में अच्छी होती है जब बाहर से अनवांटेड पार्टिकल शरीर के अंदर वायु के साथ में चले गए हों, उस कंडीशन में। ठीक है। देन फेरिंग्स में एयर एंड फूड का कॉमन पाथ होता है। फेरिंग्स के बाद में जो एयर होती है वो किस में चली जाती है, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया में। लेरिंग्स एंड ट्रेकिया में एयर है वो चली जाती है। अब लेरिंग्स और ट्रेकिया में एयर चली जाती है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये लेरिंग्स एंड ट्रेकिया, क्योंकि इसमें एक एपिग्लोटिस नाम की स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है। लेरिंग्स क्या होती है, लेरिंग्स क्या होता है, लेरिंग्स है कि श्वसन मार्ग का वह भाग होता है जो कि किसको, ट्रेकिया को फेरिंग से जोड़ने का काम करता है। फेरिंग से किसको जोड़ने का काम करता है, फेरिंग से ट्रेकिया को जोड़ने का काम कौन करता है, फेरिंग से ट्रेकिया को जोड़ने का काम लेरिंग्स करता है। लेरिंग्स को स्वर यंत्र कहते हैं, स्वर यंत्र है वो कहा जाता है लेरिंग्स को, जो कि बोलने में सहायता प्रदान करता है। तो जो लेरिंग्स होता है वो एक श्वसन मार्ग का एक पार्ट होता है और जो कि फेरिंग्स को ट्रेकिया से जोड़ने का काम करता है। होता ये है कि इसके ऊपर एक पत्ते के समान एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर या कपाट बोल सकते हो, जो कि इसके ऊपर प्रेजेंट होता है लेरिंग्स के ऊपर, या ऐसे बोल सकते हैं कि श्वास नली पे वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि दोनों अटैच्ड स्ट्रक्चर होती हैं। एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। एपिग्लोटिस का क्या काम होता है, एपिग्लोटिस कार्य करता है कि जो फूड लेते हैं, तो कई बार खाना खाते हैं तो साथ साथ में बोलते हैं, तो हमें एक घुटन का अनुभव होता है ना, तो इससे बचाए रखने के लिए एपिग्लोटिस इम्पोर्टेंट वर्क करता है। कैसे करता है कि ये जो भोजन के पार्टिकल होते हैं, फूड के जो कण होते हैं, उनको श्वास नली में जाने से रोकता है। श्वास नली में जाने से कैसे रोकता है कि जब खाना खाते हैं तो ये मैंने बताया कि फेरिंग्स हैं, जो ग्रसनी है वो फूड का और उसका दोनों का एयर का और फूड का दोनों का पाथ होती है। तो
फूड तो आगे किस में चला जाता है, फेरिंग्स से इसोफेगस में चला जाता है फूड तो, है ना। और फेरिंग्स है वो किस में, फेरिंग्स से वायु लैरिंग्स और ट्रेकिया में चली जाती है। तो इस लैरिंग्स के ऊपर जो कपाट होता है एपिग्लोटिस होता है, वो एपिग्लोटिस से इसको बंद किए हुए रखता है। कब बंद किए हुए रखता है, जब भोजन करते हैं तब, क्योंकि जब ताकि भोजन के जो पार्टिकल हैं वो फेरिंग से फिर लैरिंग्स में ना चले जाएं, वो फेरिंग से इसोफेगस में चले जाए, है ना। इसलिए इसको बंद रखने का काम करता है जब भोजन करते हैं उस टाइम पे, अन्यथा ये कपाट जब श्वास लेते हैं तब ये एपिग्लोटिस है वो खुला रहता है। देन जो ट्रेकिया होता है वो ट्रेकिया किस कहाँ प्रेजेंट होता है, वक्ष गुहा में जो ट्रेकिया है इसके ऊपरी सरफेस की ओर ये ट्रेकिया प्रेजेंट होता है। ट्रेकिया में एक चीज़ उपस्थित होती है, उपास्थि के वलय। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है उपास्थि के वलय कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ट्रेकिया होती है तो इसमें उपास्थि के वलय ऐसे प्रेजेंट होते हैं। उपास्थि के वलय ट्रेकिया में उपस्थित होते हैं जो कि सुनिश्चित करते हैं कि वायु अच्छे तरीके से निपतित हो रही है या नहीं हो रही है। ट्रेकिया की दोनों शाखाएं होती हैं, जैसे कि ये ट्रेकिया है तो ये जो आगे की ओर ये दोनों शाखाएं होती हैं इसकी जो है वो आगे लंग्स की ओर, ये लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। तो ये दो शाखाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए राइट हैंडेड लंग्स है, ये लेफ्ट हैंडेड लंग्स है। तो ये दो शाखाएं हैं, ये इस राइट हैंडेड में 3 भागों में डिवाइड हो जाती हैं और लेफ्ट हैंडेड में 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। और इन दो शाखाएं जो ये डिवाइड होती हैं इन्हें प्राइमरी ब्रोंकियोल कहा जाता है। प्राइमरी ब्रोंकियोल। समझ में आ रहा होगा कि ये जो ट्रेकिया होता है श्वास नली कहा जाता है। ट्रेकिया को क्या कहा जाता है, श्वास नली। श्वास नली है उसमें उपास्थि के वलय प्रेजेंट होते हैं। श्वास नली वक्ष गुहा में प्रेजेंट होती है, वक्ष गुहा की थोड़ी सी ऊपरी ओर श्वास नली वहाँ प्रेजेंट होती है। एंड देन इसमें श्वास नली है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में बढ़कर आगे लंग्स में प्रवेश करती है। उन दोनों भागों को प्राइमरी ब्रोंकियोल कहा जाता है। दाएं फेफड़े में जो प्राइमरी ब्रोंकियोल प्रवेश करती है वो आगे 3 भागों में बढ़ जाती है। बाएं फेफड़े में जो प्राइमरी ब्रोंकियोल प्रवेश करती है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। इस प्रकार से जो ट्रेकिया का वो अपनी स्ट्रक्चर है वो होती है। आगे जो डिस्कस करते हैं किसके बारे में कि ट्रेकिया से एयर कहाँ चली जाती है। ट्रेकिया से एयर चली जाती है लंग्स में। ट्रेकिया से एयर चली जाती है किसमें, लंग्स में। ट्रेकिया से एयर चली जाती है लंग्स में। लंग्स को फुफ्फुस भी कहते हैं, लंग्स को फेफड़े भी कहते हैं। अब फुफ्फुस कहाँ उपस्थित होते हैं, वही बात, फुफ्फुस है वो वक्ष गुहा में प्रेजेंट होते हैं, वक्ष गुहा में। और फेफड़े कितनी होते हैं, फेफड़े लंग्स हैं वो 1 पेयर होते हैं। बोले तो 2 फेफड़े होते हैं, 2 लंग्स होते हैं मानव में, और वैसे ही 1 पेयर होते हैं, 1 जोड़ी और 2 लंग्स, इसको भी ध्यान में रखना। राइट हैंडेड जो लंग्स होता है, राइट साइड का जो लंग्स होता है वो लंग्स थोड़ा साइज में बड़ा होता है, और लेफ्ट साइड का जो लंग्स होता है वो साइज में थोड़ा छोटा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट। एंड जो लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लंग्स के ऊपर एक आवरण प्रेजेंट होता है। लंग्स है एक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है, मैंने थोड़ी सरफेस ज़्यादा, लंग्स एक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है, और लंग्स जिस झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है उस झिल्ली को कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स है वो जिस मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है उसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। आगे जो प्राइमरी ब्रोंकियोल मैंने ये बताया कि 2 शाखाओं 3 शाखाओं में बढ़ जाते हैं, ये शाखाएं आगे नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। लंग्स में जाकर ये शाखाएं आगे ट्यूब्यूल में नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। नलिकाओं में विभाजित होने के बाद में अंतस्थ क्या होता है, ये नलिकाएं अंतस्थ किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कुपिकाओं में, और कुपिकाओं में ये कन्वर्ट हो जाती हैं। कुपिकाएं एक बैलून के टाइप की
बैलून के आकार की कुपिकाएं एक बैलून के एक गुब्बारे के समान यानी छोटी छोटी गोलिकाओं की भांति जो है वो स्ट्रक्चर होती हैं। कुपिकाओं का क्या काम होता है? कुपिकाएं काम करती हैं गैसों के विनिमय में, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। गैसों का विनिमय, और गैसों का विनिमय है, गैसों का ट्रांसपोर्ट है। मैं बता चुकी हूँ जो शरीर के अंदर से जो है वो एक गैसों का विनिमय बाहरी इन्वायरमेंट भी होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है शरीर के अंदर भी होता है। तो जो गैसों का विनिमय है वो कुपिकाओं के द्वारा ही होता है। और जो कुपिकाएं होती हैं, जैसे कि ये इसमें ये प्रेजेंट, ये आगे भागों में बढ़ गई और आगे जाके ये छोटी छोटी गोलिकाओं में बैलून टाइप के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। बहुत इनमें संख्या अत्यधिक होती है कुपिकाओं की दोनों लंग्स में। तो ये कुपिकाएं हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं रुधिर वाहिकाओं के जाल, रुधिर वाहिकाओं के वेसल्स का जो जाल है वो प्रेजेंट होता है किसमें? कुपिकाओं में, क्योंकि इसी से फिर हीमोग्लोबिन इन ऑक्सीजन को लेकर जाता है। आगे एक स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि जो है श्वसन में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो डायफ्राम ही श्वसन तंत्र में सम्मिलित होता है। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम जो वक्ष गुहा होती है, उस गुहा के निचले फर्श को एक ऐसे बोल सकते हैं बंद किए हुए रखता है, या एक पैसीय संरचना होती है डायफ्राम। और ये क्या काम करता है? डायफ्राम काम करता है कि वक्ष गुहा को आधार प्रदान किए हुए रखता है। वक्ष गुहा को एक आधार प्रदान किए हुए का काम कौन करता है? डायफ्राम करता है। डायफ्राम की गति की वजह से ही कभी डायफ्राम ऊपर की ओर गति करता है, कभी डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। तो डायफ्राम और पेशियों की गति की वजह से ही क्या होता है कि कभी ऊपर की ओर गति करता है, कभी नीचे की ओर गति करता है। इसकी वजह से कभी आयतन इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, जिससे इंस्पिरेशन होता है, एक्सपिरेशन होता है। इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो अंतः श्वसन करते हैं, यहाँ तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन के। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन सम्मिलित होते, कौन कौन से पार्ट सम्मिलित होते हैं। देन जो अंतः श्वसन और उच्छ्वसन के समय जो इनकी गति होती है ना, डायफ्राम एंड जो पसलियों की गति होती है, वो देख लेते हैं किसकी टाइम पे? इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के टाइम पे जो डायफ्राम की और पसलियों की गति होती है वो किस हिसाब से होती है। होता ये है कि जो डायफ्राम होता है, पसलियाँ होती हैं वो बाहर की ओर गति करती हैं। कैसे? कि जैसे कि श्वास अंदर ले रहे हैं, किस टाइम पे बाहर की ओर गति करती हैं? श्वास अंदर ले रहे हैं, है ना। एक अपने साथ में भी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले इंस्पिरेशन करें, श्वास अंदर लेने, तो डायफ्राम की गति कैसी होगी, पसलियों की गति कैसी होगी, ठीक है। तो जैसे कि मान लो श्वास ले रहे हैं, एक श्वास तो ऐसा होता है जिसमें आपको फील होता है कि आपका उदर है वो बाहर की ओर निकल रहा है। यानी कि इंस्पिरेशन के समय क्या होता है? इंस्पिरेशन के समय जो पसलियाँ होती हैं, पसलियाँ हैं वो बाहर की ओर गति करते हैं, बाहर की ओर गति करती हैं, बाहर की ओर गति करती हैं। एंड पसलियाँ होती हैं वो ऊपर की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती है। ध्यान दीजिएगा, इंस्पिरेशन के टाइम पे, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन के टाइम पे, अंतः श्वसन उच्छ्वसन के टाइम पे डायफ्राम और मसल्स की मूवमेंट कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब श्वास अंदर लेते हैं तो जो पसलियाँ होती हैं जो कि वक्ष गुहा के पार्श्व में प्रेजेंट होती हैं, तो पसलियाँ हैं बाहर की ओर गति करती हैं। बाहर की ओर कैसे गति करती हैं कि आप श्वास लेके देखिए जिसमें आपको ऐसा फील होता हो कि आपका पेट थोड़ा सा बाहर की ओर निकल रहा है, देन आप वापस श्वास छोड़ रहे हो तो पेट थोड़ा सा अंदर की ओर जा रहा है, तब आप फील कर पाओगे कि वास्तव में पसलियाँ बाहर की ओर मूवमेंट करती हैं। दूसरा, पसलियाँ ऊपर की ओर गति करती हैं। ऊपर की ओर को आप कैसे जान पाओगे? इसके लिए आपको गहरी सांस लेनी होगी, आया ना। गहरी सांस लेते हैं तब क्या होता है, गहरी सांस में जो पसलियां हैं वो ऊपर की ओर गति करती हैं,
ऊपर की ओर जो पसलियाँ ऊपर की ओर गति करती हैं, तो ऊपर की ओर गति करने में और बाहर की ओर गति करती हैं, जिससे कि क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वो डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। नीचे की ओर गति, नीचे की ओर गति कैसे करेगा? डायफ्राम की नॉर्मल सिचुएशन ये होती है, ऐसे नॉर्मल सिचुएशन होता है। और जब पसलियाँ बाहर की ओर गति करेगी, ये पसलियाँ डायफ्राम के पसलियों के नीचे जो है वो डायफ्राम प्रेजेंट होगा। तो जब पसलियाँ बाहर की ओर गति करेगी तो डायफ्राम क्या है, डायफ्राम ऐसे क्रिएट हो जाएगा, ऐसे नीचे की ओर डायफ्राम है वो गति करेगा, है ना। बाहर की ओर गति करेगी, डायफ्राम नीचे की ओर गति करेगा, ऐसे मूवमेंट हो रहा है। इस हिसाब की मूवमेंट होने से क्या होता है, जो वक्ष गुहा होती है, वक्ष गुहा का आयतन है, वॉल्यूम है, वो इंक्रीज हो जाता है। वक्ष गुहा का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिससे इनका प्रेशर है कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाहर से वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। बाहर से वायु है वो अंदर प्रवेश करती है, इस मैकेनिज्म के थ्रू अंदर प्रवेश करती है। दूसरा होता है एक्सपीरेशन के टाइम पे क्या होता है, निश्वसन के टाइम पे क्या होता है, उच्छ्वसन के टाइम पे होता है कि जो पसलियाँ होती हैं वो अंदर की ओर गति करती है, अंदर की ओर गति करती हैं। हो रहा है ना आपको? तो अंदर की ओर गति करती हैं। उच्छ्वसन के टाइम पे इसका अपोजिट होगा टोटल। पसलियाँ हैं वो अंदर की ओर गति करती हैं, अंदर की ओर, और पसलियाँ हैं वो किसकी ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है। वापस पसलियाँ नीचे की ओर गति करती हैं, जिससे क्या होगा, डायफ्राम पहले इस कंडीशन में था, डायफ्राम पहले ऐसे था, फिर इंस्पिरेशन के टाइम पे डायफ्राम नीचे की ओर हो गया। अब डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आएगा, यानी कि डायफ्राम क्या करेगा, डायफ्राम की जो गति होगी वो डायफ्राम की गति ऊपर की ओर होगी, ऊपर की ओर है वो डायफ्राम की गति होगी, जिससे क्या होगा, जो वक्ष गुहा का आयतन है, वक्ष गुहा का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। वक्ष गुहा का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जिससे अंदर प्रेशर बनेगा, अंदर प्रेशर ज़्यादा दाब बनेगा, तो वायु है वो अंदर से बाहर की ओर जाएगी, अंदर से बाहर की ओर है वो चली जाएगी, क्या, एयर, है ना। इस प्रकार से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है। मैं आपको एक फ्लो चार्ट के द्वारा अब समझा देती हूँ, आपको अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसकी क्या मैकेनिज्म होती है, वो आपको फ्लो चार्ट के द्वारा बता देती हूँ। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को मैंने पहले बता चुकी, फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप का होता है। कैसे कि एक होता है बाह्य श्वसन और दूसरा होता है अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन आपको अच्छे से क्लियर होगा, वातावरण से एयर को अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं। इसमें क्या सम्मिलित होता है, इसमें इंस्पिरेशन सम्मिलित होता है और एक्सपिरेशन सम्मिलित होता है। निःश्वसन और उच्छ्वसन इसमें सम्मिलित होता है, और जो अंतः श्वसन होता है इनमें गैसों का आदान प्रदान, दोनों में गैसों का एक्सचेंज होता है, लेकिन इसमें बाह्य श्वसन में इन्वायरमेंट के साथ में होता है, और इसमें शरीर से शरीर के अंदर ही गैसों का विनिमय होता है। यानी कि गैसों का विनिमय, ट्रांसपोर्ट और गैसेज है, गैसों का विनिमय है वो इसमें सम्मिलित होता है, गैसों का विनिमय। इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन में बाहर से वायु है शरीर के अंदर जाती है, बाहर से वातावरण से वायु शरीर के अंदर जाती है, फेफड़ों में जाती है। कैसे जाती है, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो बाह्य अंतराप्रसु पेशियाँ होती हैं, बाह्य अंतराप्रसु पेशियाँ अब आप कंफ्यूज हो गए, मैम यहाँ पे पेशियाँ वहाँ पे पसलियाँ। हाँ, पसलियों का मूवमेंट होता है बाह्य और अंतर की ओर, है ना, लेकिन पेशियाँ होती हैं, बाह्य अंतराप्रसु पेशियाँ होती हैं, एक होती हैं अंतराप्रसु पेशियाँ ना। तो बाह्य अंतराप्रसु पेशियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो फैलती हैं।
अंतः श्वसन के द्वारा अंतः श्वसन के टाइम पे बाह्य इंत्रापुरुष पेशियाँ फैलती हैं। डायफ्राम है वो नीचे की ओर गति करता है। डायफ्राम की गति होती है वो नीचे की ओर होती है। डायफ्राम की गति नीचे की ओर होती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे जो दाब है वो कम हो जाता है, हवा बाहर से अंदर आती है और इसका उल्टा एक्सप्रेशन होती है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसको। अब बात करते हैं अंतः श्वसन, जो कि शरीर के अंदर ही होता है, यानी इसमें गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय कहाँ से कहाँ तक होता है? गैसों का विनिमय लंग्स से जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है इसका लंग्स से होता है, लंग्स से शरीर के विभिन्न भागों तक, शरीर के विभिन्न भागों तक। कैसे होता है कि बाह्य इन्वायरमेंट से बाह्य श्वसन होता है, बाह्य इन्वायरमेंट से लंग्स तक जो गैसेज का विनिमय होता है वो तो एक सिंपल मैकेनिज्म होती है ड्यू टू डिफ्यूजन। लेकिन जो अंतः श्वसन होता है, अंतः श्वसन यानी शरीर के अंदर जो है वो इसमें, और इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें है ना ये होता है निह श्वसन, है ना, और ये अलग होता है ना। तो जो बाह्य कहाँ चल रहे थे, हाँ, लंग्स में शरीर के विभिन्न भागों तक ये जो ट्रांसपोर्ट होता है गैसेज का, कैसे होता है? हाँ, डिफ्यूजन के द्वारा इसमें नहीं हो पाता है। शरीर में जो गैसेज का ट्रांसपोर्ट होता है बाहरी इन्वायरमेंट से लंग्स तक गैसेज का ट्रांसपोर्ट एक प्रोसेस के द्वारा होता है जो कि डिफ्यूजन होता है। लेकिन लंग्स से शरीर के विभिन्न भागों तक जो ट्रांसपोर्ट होता है गैसेज का, वो डिफ्यूजन के द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है जिसमें एक मॉलिक्यूल को पहुंचने में सालों साल लग सकते हैं। इसलिए इसमें सहायता कौन करता है? ब्लड करता है, रक्त करता है। रक्त इसमें सहायता करता है। रक्त के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। रक्त के द्वारा गैसों का विनिमय कैसे होता है? जैसे कि लंग्स है, लंग्स से जो पहले होता है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, ये ऑक्सीजन है लंग्स में, फेफड़ों में जो कुपिकाओं में बाहर से जो ऑक्सीजन आई है, ऑक्सीजन, अब मैंने बताया था कुपिकाओं में रक्तवाहिकाओं का जाल प्रेजेंट होता है। तो इन रक्तवाहिकाओं के द्वारा क्या होती है, शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन ले जाई जाती है। रक्तवाहिकाओं में क्या प्रेजेंट होता है? रक्त प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है शरीर के विभिन्न भागों तक। ब्लड के द्वारा, ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है और ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन अकेला होता है यानी स्वतंत्र होता है तो इसका कलर होता है पर्पल यानी बैंगनी कलर का होता है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ में संयुक्त हो जाता है तो इसका कलर हो जाता है गहरा चटका लाल कलर, चटका लाल कलर हो जाता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक भी कहते हैं। रेस्पिरेशन पिगमेंट कहा जाता है हीमोग्लोबिन को। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट होता है कि जो सेल्स में CO2 का निर्माण हुआ है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मैंने बताया था। तो जो CO2 का परिवहन होता है, CO2 का परिवहन होता है वो अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के द्वारा, जो हीमोग्लोबिन के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ में बाउंडिंग की जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है और CO2 के साथ में नेग्लिजिबल होती है। तो CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा नहीं होता है। CO2 का परिवहन किसके द्वारा होता है? CO2 का परिवहन तीन कंडीशन में CO2 का परिवहन होता है। एक CO2 का परिवहन होता है प्लाज्मा के रूप में, प्लाज्मा के द्वारा। एक CO2 का परिवहन होता है बाइकार्बोनेट के रूप में और एक CO2 का परिवहन होता है कार्बमिनो अम्ल के रूप में, है ना। तो प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड का एक कंपोनेंट होता है जिसमें जो कि प्लाज्मा और एक फ्लूइड कंपोनेंट होता है ब्लड का ही, जिसके द्वारा जो CO2 का परिवहन होता है 7% होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में 70% होता है, कार्बमिनो के रूप में 23% है वो CO2 का परिवहन होता है। इस हिसाब से O2 और CO2 का परिवहन होता है। कई जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं,
फेफड़े क्या करते हैं कि फेफड़े एनी टाइम अपने अंदर कुछ वायु है वो रखते हैं, यानी कि लंग्स हैं वो हर वक्त अपने अंदर कुछ वायु की मात्रा रखते हैं और उस मात्रा को कहा जाता है अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन यानी फेफड़े सदैव अवशिष्ट आयतन रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जब बाहर से वायु अंदर लेते हैं और अंदर से बाहर छोड़ते हैं तो इसलिए शरीर में एक जो लंग्स में एक वायु की मात्रा है वो प्रेजेंट रहे, इसलिए अवशिष्ट आयतन है। यानी कि इसमें जो इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन में जो टाइम लगता है उस टाइम के जो समय लगता है जिसके द्वारा ही वायु है वो अवशिष्ट आयतन है वो प्रेजेंट होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो कुपिकाएँ होती हैं, कुपिकाएँ जो लंग्स में कुपिकाएँ प्रेजेंट होती हैं उन कुपिका बहुत बड़ी संख्या में प्रेजेंट होती हैं और उनको अगर फैला दिया जाए, विस्तृत तौर पर अगर उनको फैला दिया जाए तो उनको फैलाने के लिए कितनी जगह चाहिए होती है? इमेजिन कर सकते हो 80 वर्ग मीटर। अब जस्ट इमेजिन 80 वर्ग मीटर में अगर आप उन कुपिकाओं को फैला देते हो तो गैसेज का ट्रांसपोर्ट कितना बढ़ सकता है, कितनी दक्ष एफिशिएंसी हो सकती है। एक चीज़ मैंने आपको ये बताई कि जो जो ये परिवहन है ये डिफ्यूजन के द्वारा नहीं होता है, विसरण के द्वारा नहीं होता है। जैसे कि बाहर से वातावरण से शरीर के लंग्स तक जो वायु पहुंचती है, लंग्स से वातावरण में जाती है, वो डिफ्यूजन के द्वारा आ जाती है। ऐसा अंतः श्वसन यानी शरीर के जो गैसों का विनिमय होता है शरीर के अंदर, उसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? अगर डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा आप सोच भी लो कि मान लीजिए विसरण के द्वारा ये गैसों का विनिमय हो रहा है तो लंग्स से एक मॉलिक्यूल किसका? ऑक्सीजन का। लंग्स से ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल अगर आपके पैर की अंगुलियों तक पहुंचेगा ना, अंगूठे तक पहुंचेगा, अंगुलियों तक पहुंचेगा ना, तो इसमें कितना साल लग जाएगा? 3 साल लग जाएगा। किसके द्वारा पहुंचेगा? डिफ्यूजन के द्वारा। अगर डिफ्यूजन मान लिया जाए, डिफ्यूजन के द्वारा अगर इसका ट्रांसपोर्ट होता तो लंग्स से ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है वो पैर के अंगूठे तक पहुंचने में लगभग 3 साल लग सकता है। तो इसलिए क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है जो कि इसका ट्रांसपोर्ट करता है। यह हो गई इसकी मैकेनिज्म के बारे में। आगे जो डिस्कस करते हैं, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं CO2 को। ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में ये होता है कि जिस वायु का निःश्वसन या उच्छ्वसन करते हैं वो एक्चुअली में गैसों का मिश्रण होता है। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि 100% ऑक्सीजन अंदर आ रही हो? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि 100% CO2 बाहर जा रही हो? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए निःश्वसन ऐसा बोलते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन समृद्ध वायु अंदर आती है, ऑक्सीजन की मात्रा उस वायु में ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। और CO2 बाहर निकालते हैं क्योंकि CO2 समृद्ध वायु बाहर निकालते हैं, उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है बाहरी इन्वायरमेंट से, इसलिए ऐसा कहा जाता है। मैं आपको इसका परसेंटेज बता देती हूँ। लंग्स है, लंग्स में जब निःश्वसन करते हैं यानी निःश्वसित वायु में परसेंटेज देखा जाए ऑक्सीजन का और परसेंटेज देखा जाए CO2 का, तो ऑक्सीजन होती है 21% और CO2 होती है 0.04%। और अगर इस हिसाब से देखा जाए उच्छ्वसित वायु का
परसेंटेज अगर देखा जाए ऑक्सीजन का और अगर देखा जाए CO2 का, तो इसमें ऑक्सीजन होती है क्योंकि बाहरी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन 21% होती है, इसलिए बाहर से अंदर की ओर वायु आती है, जबकि उच्च स्थिति में ऑक्सीजन इसकी बजाय तो ज़्यादा होगी लेकिन इसकी बजाय कम होगी, यानी जो मात्रा होती है 16.4% होती है और CO2 है उसकी मात्रा 4.4% होती है। और ये इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि इससे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ कौन सी एग्ज़ाम थी, लेकिन पेपर में मेरा ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है। निःश्वासित वायु में ऑक्सीजन 21% होती है, CO2 0.04% होती है, उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन 16.4% होती है, CO2 में 4.4%। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम इतना ये तो अमाउंट हुआ ही नहीं, ये मतलब अपन 100 मान के चलते हैं, तो एक्चुअल में जो उसमें वायु बाहर नहीं, जैसे वायु बाहर निकालते हैं तो वाटर के पार्टिकल भी सम्मिलित होते हैं साथ में। वाटर के पार्टिकल आप इमेज नहीं कर पाओगे। जैसे सर्दियों का मौसम होता है, तो अब तो आपको याद आ ही गया होगा, सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि बाहर आप रियलाइज़ करते हो इस चीज़ को कि अब वो भाप बाहर निकल रही है, आपको ऐसा फील नहीं होता। आप दर्पण के सामने खड़े होकर देखिएगा और आपकी हवा वो फूंक है एक दर्पण पे मारेगा, दर्पण पे एक जो है वो मिरर पे एक वो आपको धुंधलाहट दिखाई देती है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो एक्चुअल में जो वाटर के पार्टिकल हैं वो प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर, है ना। तो ये होता है इस हिसाब से। एक श्वसन संबंधी रोग हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक बचा है अब। श्वसन संबंधी रोग, श्वसन संबंधी रोग में कौन कौन से होते हैं? 3 इम्पोर्टेंट है। एक तो होता है अस्थमा, एक होता है सिलिकोसिस और एक होता है निमोनिया। ये 3 होते हैं। अस्थमा का क्या रीजन होता है? अस्थमा का रीजन होता है एलर्जी। एलर्जी किसी भी वजह से हो सकती है। एलर्जी पोलन ग्रेन की वजह से हो सकती है, एलर्जी ठंड की वजह से हो सकती है, एलर्जी डस्ट की वजह से हो सकती है। वॉट एवर रीजन, एलर्जी किसी भी वजह से हो सकती है। एलर्जी इसका रीजन होता ये है कि इसमें छींक आती है ना, स्वेलिंग आ जाती है, इस टाइप का जो ये होता है। लेकिन मेन जो ये होता है इसका कि इसमें सांस नहीं लिया जाता है, श्वास लेने में कठिनाई होती है। अस्थमा में श्वास लेने में कठिनाई होती है। दूसरा जो आते हैं डिजीज़ है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो सिलिका के पार्टिकल है यानी कि एयर पोल्यूशन के द्वारा होती है। सिलिकोसिस एयर पोल्यूशन के द्वारा होती है। इसमें जो सिलिका के पार्टिकल हैं वो सिलिका के पार्टिकल शरीर के अंदर चले जाते हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों में होते हैं जो कि सिलिका की जो खदान होती हैं उनमें काम करते हैं, सिलिका के खान हैं उनमें काम करते हैं। क्योंकि वायु के साथ में जो सिलिका के पार्टिकल हैं वो शरीर के अंदर चले जाते हैं, लंग्स में पहुंच जाते हैं और देन लंग्स में फाइब्रोसिस उत्पन्न करते हैं, यानी लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है, लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है वहाँ पे। तीसरा जो निमोनिया होता है, न्यूमोनिया है किसके द्वारा होता है मैं अब नहीं बताऊंगी, इतना बता देती हूँ कि निमोनिया एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सा बैक्टीरिया है वो पहले बता चुकी हूँ आपको, कब जब मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था निमोनिया कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब नहीं बताऊँगी, अगर याद नहीं है तो वापस वो लेक्चर देखिएगा। उस बैक्टीरिया के द्वारा निमोनिया होता है। निमोनिया में एक्चुअली होता ये है कि जो लंग्स होते हैं उस लंग्स में फ्लूइड भर जाता है, तरल भर जाता है ना। तो ये था श्वसन संबंधी रोग। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। बहुत कुछ पढ़ा इस चैप्टर के बारे में, बहुत अच्छे से क्लियर किया इस चैप्टर के बारे में। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।